अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। कल मैथ्स का पेपर है ग्रेड 8 का, उस हवाले से गेस्ट पेपर तैयार किए मैंने। जो एसबीए के पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं या जो भी करंट टीचर रहे हैं, उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ग्रेड 8 की तैयारी के लिए। तो आप कॉपी पेन से लेके साथ साथ प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह उम्मीद है आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा कल। और ये टोटल 6 वीडियोज़ होंगी, इनके 6 गेस्ट पेपर्स हम कवर करेंगे आज मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि आज छुट्टी है और कल पेपर है आपका। कल जब आप पेपर दे चुके हैं तो इंशाल्लाह आप ये चैनल चेक करेंगे एग्जाम रेडी पीके वाला, तो उस पर आपको जो नेक्स्ट पेपर आपका पेक्टा का ग्रेड 8 का पैक का, यानी कि उसका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर आपको वहाँ पे मिलेगा। इस तरह 4 दिन में 4 सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस मजीद स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो टाइम ज़्यादा किए बगैर स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन देख लें। ये कहता है इफ़ 58/1/2 kg ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली इन 6 × 1/2 kg पैकेट्स, यानी कि इतने अगर आपके पास kg राइस हैं और इतने जो है वो इक्वली इतने किलोग्राम का पैकेट है हमारे पास उसमें पैक्ड हों, तो आप हमें बताइए कि टोटल जो है वो हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, यानी कि टोटल कितने पैकेट्स जो हैं वो पैक होंगे अगर टोटल इतने kg राइस हों और एक पैकेट जो पैक कर सकता हो वो इतने kg पैक कर सकता हो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल वेट ऑफ राइस कितना है जी, 58 × 1/2 kg। इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। 52 × 2 + 1, ये हमारे पास बनेगा 117/2 kg। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरी क्या चीज़ जो हमें मालूम है, वो कहता है जी एक पैकेट का जो वो कितने किलोग्राम ऑफ राइस को पैक कर सकता है। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ वन पैकेट इज इक्वल टू 6 × 1/2। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। 6 × 2 + 1, हमारे पास बनेगा 13/2 kg। अच्छा, अब हमने निकालना है कि नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं जो कि हमें ज़रूरत होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल जो वेट ऑफ राइस है जो हमने निकाला है, ये इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, जो कि एक पैकेट कितने किलोग्राम ऑफ राइस जो है वो स्टोर कर सकता है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स जो कि हमें ज़रूरत पड़ेंगे पैक करने के लिए, 117/2 डिवाइडेड बाय दिस 13/2। अब मैथ्स का एक रूल है कि 117/2 इसको अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो जो अगली रकम है वो उल्टी हो जाएगी। 2/13 ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा 117/13। तो आप इसको अगर डिवाइड कर लें या 13 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, कैसे पता चला 13 × 10 वो 130 हो जाता है। तो इससे एक नंबर कम, वो 9 है, 9 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें 27 2 911 2 117, तो हमारे पास जो है वो 9 पैकेट्स में जो है वो ये राइस पैक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। कहता है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3969 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा आते रहे, एसबीए में भी आते रहे, तो इसको सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि हमने प्राइम नंबर्स को यूज़ करते हुए इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का तो तरीका पहले भी देख चुके हैं, तो चलिए हम दोबारा देख लेते हैं। पहले आप ऐसे लाइन लगाएं, ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखे हैं 3969 पे, जिसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। अब प्राइम नंबर है, 2 का टेबल तो उसके ऊपर नहीं जाएगा। कैसे पता चला कि 2 का टेबल इस 9 के ऊपर नहीं जाता, इसलिए हम 2 का टेबल इस पूरी जो रकम है इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है ये इसको डिवाइड करेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगेन 3 का टेबल जा सकता है। अब जाएगा 4 × 3, 4 ज़ा 12, 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अब देखते हैं अगेन 3 का टेबल जा सकता है। 3 1 ज़ा 3, 14, 3 4 ज़ा 12, 2 21, 3 7 ज़ा 21। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब 3 का टेबल तो नहीं जा सकता, नेक्स्ट चेक करते हैं। 5 का टेबल भी नहीं जाएगा, तो 7 का टेबल चेक करते हैं। नहीं, 3 का टेबल जा सकता है जी, बिल्कुल सॉरी। 3 4 ज़ा 12, 2 27, 3 9 ज़ा 27। ठीक हो गया। अब 7 का टेबल जाएगा। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 1। अब इसका पेयर्स बना लेते हैं जी। देखते हैं पेयर्स कैसे बनेंगे। 3969 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 7 × 7। चूँकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट की अलामत आ जाएगी। अब देखो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला ये स्क्वायर बन जाएगा और ये वाला भी स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट का एक रूल होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाए तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। तो हम लिखेंगे 3 × 3 × 7। अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 × 7, तो हमारे पास बनेगा 63, जो कि रूट है इसका 3969 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट्स का है। कहता है इफ ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू सेट 1 4 एंड सी इज इक्वल टू सेट 2 4 5, देन प्रूव दैट ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। एक रूल होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम फिर राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने फाइंड क्या करना है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है जी। सबसे पहले हमें जैसे कि पता है कि बी यूनियन सी फाइंड करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो हम लिखेंगे सॉरी बी यूनियन सी इज इक्वल टू, सबसे पहले आ जाएगा बी सेट जो कि है 1, 4, फिर है यूनियन, फिर आ जाएगा सी सेट जो कि है 2, 4 एंड 5। बी यूनियन सी इज इक्वल टू, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिखना, लेकिन उसमें कोई रिपीटेशन नहीं आनी चाहिए। पहले हम लिखेंगे 1, फिर आएगा 2, 3 नहीं है, फिर लिखेंगे 4 दो दफ़ा एक दफ़ा आएगा, फिर हम लिखेंगे 5। ठीक है जी। अब इसका यूनियन फाइंड करेंगे ए के साथ, तब जो है हमारी पूरी लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल होगी। हम लिखेंगे ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू, सबसे पहले चूंकि यहाँ पे सेट ए है तो वो लिख लेंगे। सेट ए है जी 1 2 3 4 5,
फिर है यूनियन इंटू बी यूनियन सी, ये वाला सेट जो हमने फाइंड किया है 1 2 4 5। अब अगेन ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो इसका मतलब है इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं इनको यूनियन करके लिखना है, लेकिन कोई भी रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए। 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ये तो हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करेंगे जी राइट हैंड साइड जो कि है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब चूंकि ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी पहले है तो हम पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले आएगा सेट ए जो कि है हमारे पास 1 2 3 4 5, फिर है यूनियन और फिर है बी सेट। बी सेट हमारे पास है 1,4, इसका यूनियन फाइंड कर लेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। अब पूरी हमने ज़रा ये फाइंड करना है तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले ये वाला सेट आ जाएगा जो हमने फाइंड किया है 1 2 3 4 5, फिर इसका यूनियन फाइंड करेंगे सी के साथ। सी सेट है हमारे पास 2 4 एंड 5, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देखें ये जो दोनों साइड हमने फाइंड की हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बराबर हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं लिखने के। या तो आप लिख सकते हैं ओके सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लिख लें तभी ठीक है, या आप लिख लें जो कि आपने चीज़ ऊपर फाइंड करनी है जो कि क्वेश्चन में था कि जो कि लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। दी मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वाटर बॉटल इज RS 1900, यानी कि एक जो पानी की बोतल है उसके ऊपर जो कीमत लिखी हुई है वो है 1900। दी सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉटल इज 1729, यानी कि वो जिस कीमत पर फरोख्त हो रही है वो 1729 रुपये है। वो कहता है परसेंटेज फाइंड करें डिस्काउंट की, यानी कि असल प्राइस 1900 थी, बेच रहे हैं वो 1729 रुपये की। आप फाइंड करें कि इसके ऊपर कितना डिस्काउंट परसेंटेज में दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं जी, सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे 1900 माइनस जो कि उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई थी, माइनस हम करेंगे जो कि प्राइस थी जिस पे वो सेल हो रही है 1729। तो जो डिस्काउंट है हमारे पास वो आ जाएगा 171, ठीक है। 171 पे डिस्काउंट आ गया हमारे पास। अब परसेंटेज का फार्मूला है वो हम लिख लेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस कि जो उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई थी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। डिस्काउंट हमने ये ऊपर निकाला हुआ है 171 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस है उसकी 1900 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 0 इससे कट गया, हमारे पास बचा कितना 171 डिवाइडेड बाय 19। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 19 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 190 बन जाएगा। इससे एक नंबर कम, यानी कि 19 को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 9 81, 9 1 9 9 और 8 17, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 9, चूँकि हमने परसेंटेज फाइंड करना था इसलिए इसके साथ परसेंटेज आपने लाजमी लगाना है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक टर्म है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है, साथ साथ करेंगे समझेंगे तो समझ आ जाएगी। कहते हैं जनरल टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो है ए एन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई इंटू -3 की पावर n+1, ठीक है। इनकी उसने फार्मूला दे दिया, कहता है फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब है हमने फाइंड करना है A1 A2 A3 और A4। तो बहुत ईजी है, मैं सबसे पहले फार्मूला लिख लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर क्या जो गिवन है हमारे पास फार्मूला है A इंटू एन, ए एन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर n+1। ये फार्मूला गिवन है, ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस उसने हमें दिया हुआ है। और कहता है कि पहली 4 टर्म्स फाइंड करें। तो पहली 4 टर्म्स में फाइंड करेंगे A1, जस्ट n की जगह आपने 1 पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इंटू 1+1, 2 मल्टीप्लाई बाय अब -3 की पावर 2। अब चूँकि पावर इवन में है ना, तो इसकी जो पावर इवन में है ये 3 3 9 प्लस का बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, सो A1 इज इक्वल टू 18। एक टर्म आ गई। दूसरी टर्म हम फाइंड करके देखते हैं। A2 सेम जो है वो n की जगह 2 पुट करके देखते हैं, तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इंटू 2 + 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 3। अब जब पावर ऑड आ जाती है ना तो अंदर से माइनस खत्म नहीं होता, 2 इंटू ये माइनस का ही रहेगा, 3 3 9, 9 3 27। तो 27 इंटू 2 आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 54। एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे माइनस आ रहा है माइनस आप लाजमी लिखेंगे। ये A1 आ गया, ये A2 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे A3। A3 में क्या है जी, जस्ट n की जगह आपने 3 पुट कर देना है, तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इंटू 3 + 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 4। अब अगेन जो पावर है वो क्या है, इवन है, तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 3 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। तो इसको 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 162। लास्ट टर्म है जी A4, n की जगह जस्ट 4 पुट कर देंगे, तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 4 + 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 5, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये माइनस रहेगा जो कि पावर ऑड में चलेगी, -3 3 9, 9 3 27 इंटू 3 81 इंटू 3 243।
ठीक है जी। ये आप चूँकि टेबल आपको याद होने चाहिए, चाहे उर्दू में कर लें, आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज आप पटवारी है उसमें कर लें, इंग्लिश में कर लें, लेकिन चूँकि कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है, इसलिए जो है वो आपको थोड़ा सा इशू होगा। तो A4 इज इक्वल टू माइनस आएगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, ये आपके पास आंसर आ गया। तो चारों टर्म्स जो हैं जो हमें कहा गया था वो हमने फाइंड करनी है। चाहे तो आप इन चारों टर्म्स को बाद में इकट्ठा भी लिख लें, या आपने अलग अलग कर लिया तो चारों के आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा से रिलेटेड है। कहता है सिंप्लीफाई करें आप x³ + y³ डिवाइडेड बाय x + y। तो इसका जो है हम फार्मूला ओपन करेंगे, देखते हैं कैसे करें। क्वेश्चन है जी, पहले हम लिख लेते हैं इसको सॉल्व करने की पोजीशन में लिख लेते हैं। क्या स्टेप है जी, x³ + y³ डिवाइडेड बाय x + y। ये जो डिवाइड का निशान है इसको अगर हम ऐसे लिख लें तो x + y। अब हमें पता है जो x³ + y³ जो है वो एक फार्मूला है किस चीज़ का, x + y इंटू x² माइनस XY + y डिवाइडेड बाय x + y का। अब ये टर्म कट जाएगी तो हमारे पास जो बचेगा x² माइनस XY + y²। ये आपका आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी अलजेब्रा से रिलेटेड है। कहता है सोल्यूशन सेट फाइंड करें फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का विद द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि नीचे दी गई जो दो इक्वेशंस हैं उनमें से किसी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें, फिर वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं जो कि दो इक्वेशंस हमें गिवन थी। एक है 2x + y = 7, दूसरी इक्वेशन जो दूसरे नंबर पर है वो है 3x - 2y = 8। अब ऐसे सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप देखें कि कौन सी इक्वेशंस में से, इसको नाम चलें दे देते हैं, कौन सी इक्वेशन में से सबसे आसानी के साथ आप किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें से हम आसानी के साथ y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + y = 7। तो अगर मैं y को यहाँ पे आइसोलेट अकेला करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस का है ना, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 7 अपनी जगह पे और ये उधर चला गया तो -2x। अब y की वैल्यू निकल आई, इस y की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 पहले लिख लेते हैं, 3x - 2y = 8। अब 3x - 2y की जगह ये y की वैल्यू 7 - 2x = 8, 3x। अब इस माइनस और ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें मल्टीप्लाई करने में ये रूल होता है कि जो अलामत है वो अलामत के साथ अलग से मल्टीप्लाई होती है और नंबर के साथ अलग से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 × 7 14, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 × 2, चूँकि ये इसका कोफिशिएंट है इसलिए नंबर जो है वो किसी वेरिएबल के साथ मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 2 4, साथ में x = 8। अब 8 को जो है वो हम इधर ले आते हैं तो ये 3x और 4x इन दोनों के कोफिशिएंट्स चूँकि प्लस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, +3 + 4 प्लस का 7x - 14 - 8 = 0। क्या करते हैं जी, बल्कि एक और काम करते हैं, इसको ना मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये इसको इग्नोर कर लीजिएगा। ठीक है, इसको इधर लाने देते हैं। क्या करेंगे, +3x + 4x प्लस का 7x = अब 8 को अपनी जगह पे रहने देते हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू इधर निकालनी है ना। ठीक है, और ये जो 14 है माइनस का उधर जाएगा तो ये प्लस का 14 बन जाएगा। तो 7x = 8 × 4 12 22। ठीक है, 7 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू जो निकलेगी 22/7। अब x की एक वैल्यू तो निकल आई, अब x की ये जो वैल्यू निकली है इसको हम पुट करेंगे किधर, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि इक्वेशन नंबर 2 में आपने पुट करना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट करके तो हमने वैल्यू निकाली थी ना, इसलिए x की वैल्यू दोबारा हमने 1 में पुट करनी है। ठीक हो गया, तो हम लिखेंगे कि पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, ये मैं लिख लेता हूँ 2x + y = 7। तो x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे 2 × 22/7 + y = 7। तो क्या होगा जी कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। ठीक है, दूसरे के साथ 44, 2 को मल्टीप्लाई किया 22 के साथ, 2 2 4, 2 2 4 डिवाइडेड बाय 7 प्लस y = 7। अब y को हमने यहाँ पे आइसोलेट करना है ना, अकेला करना है, इस पूरी चीज़ को जो है ना हम बराबर के उधर ले जाते हैं, हम कहेंगे y = 7 अपनी जगह पे। अब ये चूँकि प्लस वाली टर्म थी ना उधर जाएगी तो माइनस की टर्म हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 7 1 का टेबल 7 के ऊपर 7 दफ़ा जाएगा तो 7 7 = 49, माइनस 7 का टेबल 7 के ऊपर 1 टाइम्स जाएगा तो 1 × 44 44 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y = 49 - 44, हमारे पास बचेगा 5 डिवाइडेड बाय 7। तो x की वैल्यू भी निकल आई, y की वैल्यू भी निकल आई। तो जो सोल्यूशन सेट हम लिखते हैं उसका जो तरीकाकार है वो आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऐसा लिख लें या पूरा आप लिख लें सोल्यूशन सेट। ठीक है, कोई बात नहीं। तो सोल्यूशन सेट की जो तरीकाकार होता है वो आप लिखेंगे, सेट है ना, जो कि सेट की अलामत आएगी। ठीक है, और उसके अंदर बेशक आप छोटी ब्रैकेट डालें या ना डालें, 22/7 जो कि x की वैल्यू हमेशा पहले आती है, उसके बाद y की वैल्यू हमेशा बाद में आती है। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट या वो थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड है। कहता है फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, जो पिरामिड आपके सामने ये मौजूद है, कहता है इसका सरफेस एरिया फाइंड करें। हैविंग अ स्लैंट हाइट ऑफ 13 सेंटीमीटर, एक हाइट गिवन है, बेस लेंथ हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले मैं एक फार्मूला लिख लेता हूँ, फार्मूला किसका जी, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड है। ठीक है, टोटल
किसका, पैरामिड का, जो कि गिवन था। पैरामिड लिख लें, सो के नहीं लिखें कोई भी मसला नहीं। तो इसका फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, ठीक है, जो कि हमारे पास देखिए ये गिवन है, इसको हम यूज़ करते हुए इसका एरिया फाइंड करेंगे। ये वाला जो है स्क्वायर बेस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ फेस, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम जो है वो सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं जी, जो चीज़ हमें मालूम है, बेस लेंथ इज इक्वल टू कितनी है जी, इसको हम 20 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर। स्लैंट की हाइट कितनी है जी, ये देखें, ये जो बेस है, बेस 10 सेंटीमीटर का था, और ये जो हाइट है ये वाली, ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये है 13 सेंटीमीटर। सो हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इज इक्वल टू बी क्रॉस बी 10 मल्टीप्लाई बाई 10, इतना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी चीज़ क्या हमें चाहिए जी, एरिया ऑफ फेस। ये तो 4 फार्मूले का हिस्सा है, ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर फेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई बेस इंटू एस मीन्स स्लैंट की हाइट। 1/2 बेस कितना है 10, स्लैंट की हाइट कितनी है 13। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 क्या बचा हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, इन सबको अगर आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आएगा 13 इंटू 5 65 इंटू 1 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आ गई, ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, ये फार्मूले में मौजूद है। अब जो है हम इस फार्मूले को लिखेंगे और वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। क्या है जी, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या है जी, सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी जगह 100 फाइंड किया हुआ है, प्लस 4 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ फेस जो कि हमने फाइंड किया है 65। तो जो मल्टीप्लाई की क्या कहते हैं प्रीसीडेंस है, उसकी जो तरजीह है वो ज़्यादा होती है, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके साथ हम 100 को प्लस करेंगे, ऐसे नहीं करना। 100 प्लस, चूँकि बोर्ड मैथ्स रूल आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ होती है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे चूँकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ हैं, तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेफरेंस है ना, तरजीह वो ज़्यादा है, तो वो पहले सॉल्व होगा। तो 65 इंटू 4, 4 5 आर 20, 2 कैरी 6 4 आर 24 एंड प्लस 2 26, ठीक हो गया जी। तो इसको 100 के साथ जब ऐड करेंगे तो ये 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो कोई भी ऐसा अगर सरफेस आ जाए ना आपके सामने, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है यही है, इससे जुड़ी कोई भी और सरफेस अगर आ जाए, अगर आपको बेस गिवन है और ये हाइट गिवन है और आपको कहता है कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड फाइंड करें, तो आप इस फार्मूले के तहत जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ABCD इफ इट्स डायगोनल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स वन साइड। ये क्वेश्चन और हमारा जो 6 मैंने आपको कहा गेस्ट पेपर आपसे शेयर करूंगा, तो 6 जो क्वेश्चन होंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड, प्योर ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो हम एक साथ करेंगे ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए। इसको एक्सक्लूड करके ये मैं लिख लेता हूँ, अभी के लिए इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को की तरफ आते हैं। ये परेशान होइएगा, ये 6 के 6 जो सवाल है मैं आपको इंशाल्लाह एक ही वीडियो में, जो लास्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जी कहता है, आसिफ रोल्ड अ डाइस 2 टाइम। डाइस का मतलब होता है जो छक्का, लूडो आप खेलते थे ना, उसमें जो छक्का होता था, जो डाइस उसको कहते हैं, 2 टाइम्स जो है ना उसने किया, ठीक है। कहता है लिस्ट ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स यूजिंग टेबल, एक टेबल बनाए और उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखें, कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टाइम 4। और फिर जब आप पॉसिबिलिटीज लिख चुकेंगे ना, ये तमाम आउटकम्स लिख चुकेंगे, फिर आपने बताना है कि जो 4 आने के क्या चांसेस हैं, कितनी दफ़ा जो 4 है वो उस डाइस का वो आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक नया पेज निकाल लेते हैं जी। इसके ऊपर करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा हमें, इसको साइड पे कर देता हूँ। टेबल कैसे बनाना पड़ेगा, गौर से देखिएगा। आपने बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ और 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स, ठीक है। क्यों बनाना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, देखें, एक जो डाइस है वो फेंका है, उसमें कितने नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, तो कम से कम आपको 6 रोज़ 6 कॉलम चाहिए होते हैं, लेकिन उसका एक +1 करके ना आप बनाइएगा। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। आप बहुत प्यारे से फुटे से रूलर से बनाइएगा, कच्ची पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बॉल पेन यूज़ करेंगे ना, तो देखें ये जब लाइन लगाते हैं ना तो सही यहाँ पे हो जाती है। अगर पेन यूज़ करते हैं सो के बॉल पेन से आप ऐसी लाइन ना लगाइएगा, जो कि ये फिर देखें ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है, पेपर गंदा हो जाएगा। कच्ची पेंसिल इस्तेमाल करें, लेड पेंसिल इस्तेमाल करें तो बहुत आसानी होगी आपके लिए। 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे हाथों से लगा रहा हूँ तो इसलिए टाइम शॉर्ट है, इसलिए अगर आपने वाकई इसके साथ लगानी है तो किसी साइड पे कॉर्नर पे आप ऐसे कर लें ताकि इसके ऊपर जो ये इंक इकट्ठी हो गई है वो किसी जगह वो डिस्पोज हो जाए। अच्छा, अब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अब समझ आ गया 7 रोज 7 कॉलम्स क्यों बनाइए। तो अब ना इसको आपस में हम पेयर्स बनाते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2
3 3 3 4 3 5 4 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये पहला हमने सॉल्व कर लिया जिसमें उसने कहा था कि आपने एक ये टेबल ड्रॉ करना है सबसे पहले तमाम आउटकम्स की। तो ये तमाम 2 दफ़ा चुके इसने किया था, इसलिए हमने 2 दफ़ा ये लिखा है, सही है। तो ये जितनी पॉसिबल आउटकम्स थी ना, यानी कि समझ लें दोनों हाथों में इसके 2 डाइस थे और वो उसने फेंके हैं, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकती है। ठीक है, ये तमाम पॉसिबिलिटीज हमने लिखी है। और टोटल कितनी है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 टोटल अगर आप ये गिने ना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 टोटल 36 पॉसिबिलिटीज बनती है। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो अगर उसने वो फेंके हैं डाइस तो वो कहता है कि 4 जो है वो कितनी दफ़ा आ सकता है। तो हम कहते हैं कि लेट ए, एक साइड का नाम दे देते हैं बी दी इवेंट व्हेन 4 अपीयर्स एट लीस्ट वंस। अब एट लीस्ट वंस का मतलब है कि कम से कम ना वो एक दफ़ा आया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो हम कह देते हैं जी ए इज इक्वल टू जितने यहाँ पे सेट्स मौजूद है ना जिनमें 4 आ रहा है, ठीक है, सिर्फ वो मैं लिख रहा हूँ। तमाम यहाँ पे जो पेयर्स एंड कम्बिनेशन हैं जिसमें 4 आ रहा है कम से कम एक दफ़ा आया, वो सारा मैंने लिखना है। 1 इंटू 4 2 इंटू 4 3 इंटू 4 4 इंटू 1 4 इंटू 2 ज़बानी नहीं लिख रहा भाई, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ तरतीब वाइज। 4 इंटू 3 4 इंटू 4 कम से कम एक दफ़ा उसने कहना आया, एक से ज़्यादा भी तो आ सकता है ना इस चीज़ को। 4 इंटू 5 4 इंटू 6 5 इंटू 4 6 इंटू 4। अगर आपके पास मेरे पास जगह कम थी तो आप अगर पास ज़्यादा जगह है तो आप एक लाइन में बताने की कोशिश करें, नहीं तो आप इसको दूसरी लाइन में भी ला सकते हैं। सो अब हम फार्मूले का सहारा लेते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स, ये जो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल आउटकम्स, इसको एन इंटू एस लिखते हैं। तो टोटल कितनी है 36, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। नंबर ऑफ टाइम्स जो ए ये जो इवेंट हुआ है उसमें जिसमें 4 कम से कम एक दफ़ा, ये टोटल 11 दफ़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है जी। तो जो प्रोबेबिलिटी है हमने फाइंड करनी है ए इवेंट की, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की जो कि कितनी दफ़ा आया है, तो उसका फार्मूला है एन इंटू ए डिवाइडेड बाय एन इंटू एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 11 ओवर 36, यानी कि टोटल 36 जो है वो कम्बिनेशंस बनते हैं, उसमें 11 दफ़ा जो है वो आ सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन था जी, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। और अभी मैं बनाने लगा हूँ गेस नंबर 2 का सोल्यूशन, तो इंशाल्लाह घंटे 1.5 घंटे के बाद वो भी अपलोड हो जाएगा। ज़रूर देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये मेरे लिए हौसला अफजाई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर्स में।